हाँ, आज हम सभी अध्ययन करने वाले हैं अमेरिकी विदेश नीति के जो आधारभूत तत्व हैं, बेसिक फैक्टर्स, वो कौन से हैं जिन पर अमेरिका की जो विदेश नीति है वो आधारित है। तो यहाँ हम आप पाते हैं कि अमेरिका को अगर हम उसकी भौगोलिक स्थिति को देखें तो ये पाते हैं कि बोथ साइड उसके समुद्र है, पूरब और पश्चिम में, और उत्तर और दक्षिण में बहुत ही कमजोर राष्ट्र है। दक्षिण अमेरिका में ज्यादातर विकासशील राष्ट्र हैं, और ऊपर हम देखते हैं तो कनाडा को थोड़ा पावरफुल पाते हैं। इसके अलावा जो दूसरे कंट्रीज हैं वो बहुत कमजोर है। और बोथ साइड पूरब और पश्चिम में एक तरफ अटलांटिक महासागर है और दूसरी तरफ प्रशांत महासागर। तो एक साइड, दो साइड से उसे मछलियां घेरे हुए हैं, समुद्र है। और इस तरीके से आप देखें अटलांटिक महासागर, जिसको दुनिया का सबसे व्यस्ततम महासागर माना जाता है, और उसकी वजह यह है कि अमेरिका और तमाम विकसित देश उस महासागर को व्यापार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम आप देखें, जब हम आधारभूत तत्वों की बात करते हैं तो जो विदेश नीति है, अमेरिका दूसरे देशों के साथ किस नीति को फॉलो करता है और आफ्टर ऑल वो किन आधारों पर निर्णय लेता है। तो पहला जो पॉइंट अभी मैं डिस्कस कर रहा था, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति के आधार पर अमेरिका की जो स्थिति है वो बहुत बहुत सुदृढ़ है। जैसा मैंने बताया कि पूरब और पश्चिम में समुद्र और उत्तर और दक्षिण में कमजोर राष्ट्र। इसकी वजह से आप देखें कि अमेरिका जो है रक्षात्मक रूप से अपने आप को बहुत डिफेंसिव पोजीशन में पाता है। जहां तक प्राकृतिक संसाधनों का सवाल है, अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत ही अधिक समृद्ध है। पेट्रोलियम भंडारों से लेकर के तमाम तरह के जो खनिज पदार्थ हैं वो बहुतायत मात्रा में वहां पाए जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था जो है वो काफी सुदृढ़ है। नेक्स्ट आप देखें सुरक्षात्मक शक्ति के रूप में अगर हम देखें तो एट प्रेजेंट टाइम में, या जब से अमेरिका, खासकर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से देखते हैं, तो जो अमेरिका की जो विदेश नीति है उसका मेन मोटिव रहा है कि अपने आप को सुरक्षात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली रखना। उसका जो राष्ट्रीय हित है वो है अमेरिका को फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेंसिव रखना, और कोई भी देश उस पर आक्रमण करने के बारे में ना सोच सके। और इसके अलावा आप देखें कि वो एक सुपर पावर बना रहे। हम आप सब देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया में जो महाशक्तियां थी वो यूरोप के राष्ट्र थे। ब्रिटेन महाशक्ति था, फ्रांस महाशक्ति था, और इसके अलावा आप देखें रूस भी उस समय था बट इतनी बड़ी महाशक्ति नहीं था। लेकिन आप देखें हिरोशिमा और नागासाकी पर बम, परमाणु बम का इस्तेमाल करने के बाद अमेरिका जो है एक सुपर पावर के रूप में हमारे सामने आया। वहीं हम देखते हैं कि ब्रिटेन और फ्रांस, जो कि औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी दौर में वो महाशक्तियां हुआ करते थे, तो उनसे जो है सुपर पावर वाला जो टैग था वो उनसे छिन गया। अब हम आप देखते हैं कि किसी भी देश की विदेश नीति को सही संचालित करने के लिए उसके मानवीय स्रोत बहुत अच्छे होना चाहिए। तो अगर हम अमेरिका के मानव संसाधन को देखें तो अमेरिका के लोग बहुत ही ज्यादा परिश्रमी होते हैं। दे आर वेरी इंडस्ट्रियस। 18 घंटे काम करने में उनका विश्वास है। इसके अलावा आप देखें कि इसी मानवीय स्रोत में हम आप देखें कि उनकी जो लीडरशिप है, जो उनका नेतृत्व है, वो भी बराबर रचनात्मक चीजों को लेकर ही फोकस है। वो अपनी लोकतंत्र से बहुत प्यार करते हैं, और इसके अलावा इंडिविजुअल लिबर्टी यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से बहुत प्रेम करते हैं। इस तरह से आप देखें कि मानवीय स्रोत जो वहाँ आबादी है आज 25 करोड़ के आसपास है, तो ये जो आबादी है वो गुणात्मक है, 100% लिटरेसी है। और इसके अलावा आप देखें कि वहाँ के लोगों में जो परिश्रम का जो गुण है, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास का गुण है, ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप देखें वहाँ की जो विदेश नीति है उसमें गृह नीति, जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, इसका भी बहुत प्रभाव रहता है। आप देखें वहां पर दबाव ग्रुप, जो प्रेशर ग्रुप्स हैं और इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं,
वो बहुत ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। इसलिए आप देखें कि वो लॉबिंग का काम वहाँ बहुत चल रहा है। इवन जब वहाँ की जो संसद है, जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, तो जब कांग्रेस कानूनों का निर्माण कर रही होती है तो उस समय विभिन्न प्रकार के दबाव गुट, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, व्यापारिक गुट होते हैं, आर्थिक गुट होते हैं, सांस्कृतिक गुट होते हैं, तो उस समय जब लेजिस्लेशन का काम चल रहा होता है, कानून निर्माण का काम चल रहा होता है, उस समय ये दबाव गुट बाकायदे विधायिका पर, वहाँ की संसद कांग्रेस पर बहुत प्रभाव छोड़ते हैं। तो आप देखें कि वहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिसी है, उससे वहाँ की विदेश नीति को भी आधार मिलता है। नेक्स्ट आप देखें संवैधानिक बंधन। यहाँ हम पाते हैं कि अमेरिका में जो वहाँ की का संविधान है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और वहाँ कोई भी शासन सत्ता हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करते हैं, संविधान का कहीं भी उल्लंघन नहीं करते हैं। आप देखें, इसके अलावा आप देखें संघात्मक शासन प्रणाली है, फेडरल सिस्टम है, वहाँ जहाँ एक केंद्र सरकार है वहीं साथ ही साथ 50 राज्यों में सरकारें हैं, और वो पूरी तरह से इस संघात्मक शासन व्यवस्था के द्वारा पूरी तरह से उन्हें एक तरह का सेपरेशन दिया हुआ है निर्णय के क्षेत्र कि वो अपने खासकर उस राज्य विशेष के बारे में केंद्र सरकार के बहुत अधिक हस्तक्षेप के बगैर वो कानून बना सकते हैं और इवन उनको लागू कर सकते हैं। अगर हम अमेरिका की संघात्मक शासन प्रणाली से तुलना करें, अमेरिका की संघात्मक शासन प्रणाली की, तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो केसी वेयर ने कहा था कि भारत एक अर्ध संघ है, क्योंकि हम प्रांतों को पूरी तरह से स्वायत्तता नहीं देते, खासकर आर्थिक मामलों में, संसाधनों के बंटवारे में केंद्र सरकार का अधिकार बहुत अधिक है ना। तो आप देखते हैं संवैधानिक जो बंधन है उनके, और दूसरा हम देखते हैं कि जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों चीजें जो है वहां पर विदेश नीति के निर्माण में बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। खासकर आप देखें सीनेट वहां के प्रेसिडेंट जब विदेश नीति के क्षेत्र में कोई निर्णय लेता है तो वो सीनेट को इग्नोर नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा आप देखें कि वहां की जो न्यायपालिका है वो भी बहुत प्रभावी है। अगर ये कहा जाए दुनिया में सबसे शक्तिशाली न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय कहीं का है तो वो अमेरिका का है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखें कि ये जो संवैधानिक बंधन है और संघात्मक जो फेडरल सिस्टम है वो भी वहां की विदेश नीति के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। आप देखें अमेरिका की शासन व्यवस्था में दल बदलते हैं, शासन व्यवस्था में दल आते जाते रहते हैं, लेकिन अमेरिका की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितों के इतर नहीं जाती, वो राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हैं। जैसा अगर हम इंडिया की ओर रुख करें तो ये पाते हैं कि हमारे यहाँ जब एक पार्टी सत्ता से विमुख होती है और दूसरी पार्टी की सरकार आती है तो वो कोशिश ये करती है कि पिछली पार्टी से अलग नीतियां अपनाई जाएं, भले उसमें देश का नुकसान हो। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार हो या रिपब्लिकन की सरकार हो, आफ्टर ऑल उनका उद्देश्य रहता है कि हमें अमेरिका को आगे बढ़ाना, अमेरिका को विकसित बनाना है, अमेरिका की जो सुपर पावर की इमेज है उसको मेंटेन रखना है। तो इस तरह से आप देखें दल का सहयोग बहुत पाया जाता है। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में 4 स्कूल ऑफ थॉट का बहुत बहुत बड़ा योगदान है। जो भी वहां का राष्ट्राध्यक्ष होता है, शासनाध्यक्ष होता है, वो इन 4 स्कूल ऑफ थॉट से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। एक विद्वान वहां हुए हैं हैमिल्टन। हैमिल्टन ने जो है हैमिल्टन स्कूल ऑफ थॉट, ये हैमिल्टन स्कूल ऑफ जो थॉट है वो ग्लोबल अप्रोच पर बल देता है कि अमेरिका को
फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसे आर्थिक रूप में बहुत समृद्ध होना चाहिए और उसके लिए उसे दुनिया के तमाम देशों से आर्थिक संबंध स्थापित करना चाहिए। तो जो हैमिल्टन है, इस अप्रोच पर, इनके सिद्धांत पर कोई भी राष्ट्रपति हो, चाहे बराक ओबामा हो, बिल क्लिंटन हो, या ट्रंप हो, या जो बाइडेन हो, वो इस हैमिल्टन की अप्रोच को, स्कूल ऑफ थॉट को जरूर फॉलो करते हैं। दूसरा आप देखें, जेफरसन अप्रोच है। जेफरसन हम नाम लिख देते हैं। जेफरसन वो व्यक्ति हैं जिनका अमेरिका के संविधान के निर्माण में जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जेफरसन जो स्कूल ऑफ थॉट है, वो खास करके बल देता है कि वहां डेमोक्रेसी मजबूत रहनी चाहिए। डेमोक्रेसी एंड पर्सनल फ्रीडम, इन दो चीजों पर जेफरसन का बहुत ज्यादा फोकस था। वो विदेश नीति में ये चाहते थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेस्टिक पॉलिसी के तहत हमारा जो लोकतंत्र है उसे मजबूत होना चाहिए, और इसके अलावा जो पर्सनल फ्रीडम और पर्सनल लिबर्टी है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वो भी पूरी तरह से सुनिश्चित रहनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखें, जॉर्ज वॉशिंगटन, इनका भी अप्रोच जो है लगभग इसी तरह का है कि ये भी इन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करते थे। और इसके बाद आप देखते हैं आता है विल्सन स्कूल ऑफ थॉट। विल्सन ये अमेरिका के बहुत ही प्रभावशाली राष्ट्रपति थे। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर इंटरनेशनल रिलेशन में विल्सन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने जहां एक तरफ राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशंस की स्थापना में भूमिका इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रही, वहीं साथ ही यूएनओ के निर्माण में भी इनका बहुत ही योगदान रहा। इनका मानना था ही वॉज आइडियलिस्टिक थिंकर, तो इन्होंने आदर्शवाद के तहत ये चाहते थे कि विश्व सरकार बने और आफ्टर ऑल उसमें अमेरिका की प्रभावी भूमिका हो। तो हम आप देखते हैं कि कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति हो, वो अपनी इमेज को, सुपर पावर की इमेज को मेंटेन रखना चाहता है। जहां हैमिल्टन की अप्रोच को ग्लोबल और फाइनेंशियली जो है वो अपने को स्ट्रांग बनाने की नीड पे काम करते हैं। जेफरसन की अमेरिका में डेमोक्रेसी सुरक्षित रहनी चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित रहनी चाहिए। तो ये जो 4 स्कूल ऑफ थॉट है, इन पर भी बराबर फोकस किया जाए। तो आफ्टर ऑल